प्रश्न 48। आकृति में त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। ओके, डी ई समांतर बी सी के है। तो हमें ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, इसके हमें आंसर फाइंड करने हैं। सबसे पहले बोला है पार्ट 1 में ए डी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये ए डी है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, तो ए डी बटे डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई अपॉन में हो जाएगा ई सी। ये है थेल्स प्रमेय से। ओके, अब यहाँ पर ए डी ये वाला और ये ई सी यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो गया। इसी प्रकार ए ई यहाँ पर है, डी बी यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अब ए डी हमें फाइंड करना है। ई सी 5.4 है, ए ई 1.8 है, डी बी 7.2 है। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5.4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। सबसे पहले सबके पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये 18/10 हो गया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये 72/10 हो गया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये 10/54 हो गया। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर बचा 18 गुणा 72 और नीचे बचा 10 ये वाला और गुणा 54 ये वाला। ओके, अभी आगे कैंसिल करेंगे। 2 से 2 पंजे 10, ये 2 निम 18, तो ये हो गया 9 गुणा 72 और ये हो गया 5 गुणा 54। फिर से कैंसिल होगा, 9 एकम 9 और 9 छिक 54। ओके, तो ऊपर आ गया 72, नीचे आ गया 5 गुणा 6। फिर से कैंसिल होगा, 3 दूनी और ये भी 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये आ गया 24 और ये आ गया 5 गुणा 2, तो ये 24, 5 दूनी हो गया 10। अब क्योंकि नीचे एक बारी ये वाला 0 है तो ऊपर राइट साइड से गिन के एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 2.4, यानी कि ए डी आ गया 2.4। ओके, पार्ट 2 में हमें कहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी क्या है पहले वो देखते हैं। देखो, ये ए है, ये बी है। ए से लेकर बी तक यहाँ पर 2 टुकड़े हैं। ओके, अभी हमने ए डी फाइंड किया 2.4 और डी बी है यहाँ पर 7.2। तो ए बी के 2 टुकड़े होने की वजह से हम कर देंगे ए डी प्लस में डी बी। ओके, ए डी प्लस में बी डी या डी बी जो भी कह सकते हैं। ए डी हमारा आ चुका है 2.4 और बी डी है 7.2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 9.6। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 में हमें फाइंड करना है ए सी का मान। तो ए सी देखते हैं क्या है। देखो, ये ए है, ये सी है। ओके, ए सी के भी यहाँ पर 2 हिस्से हैं, यानी कि ए ई प्लस में ई सी। ओके, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ए ई प्लस ई सी। ए सी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, तो ए ई है 1.8, ई सी है 5.4। इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 7.2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डी ई अनुपात बी सी ज्ञात कीजिए। ओके, डी ई अनुपात बी सी, तो यहाँ पर अनुपात बनेगा 1:2 का, क्योंकि 2 हिस्से हैं तो नीचे हमेशा 2 आएगा और ऊपर का एक हिस्सा यानी कि डी ई, तो ये हो गया 1:2। ओके, तो डी ई अनुपात बी सी आ गया 1:2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 49। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ओके, तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। अब कहा है इनके वर्गों का, यानी कि इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। तो ये वर्ग कर दिया, इनके वर्गों का योग यानी कि एडिशन, इनके वर्गों का योग यानी कि एडिशन 365 हो। ओके, तो यहाँ पर तो x² आ गया, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो a है x और b है 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो, a की जगह x², b की जगह 1², बिकॉज b यहाँ पर 1 है, और 2ab, तो 2
ए की जगह एक्स, बी की जगह 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये सब गुणा 2 एकम 2x। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला ओपन किया तो हमें ये वैल्यू मिली। ओके, अब ये प्लस 365 है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 365 हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर दोनों को प्लस किया 2x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये 2x और 365 में से एक को माइनस करेंगे, है ना। 365 में से एक को माइनस करेंगे तो आएगा -364 बराबर 0। अब इन सभी में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं। 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पर -182। अब ये द्विघात समीकरण बन चुका है, तो हम इसके करेंगे फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स कर रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। फैक्टर्स के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। फैक्टर करने के लिए आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुणा 182 हो गया 182। 182 का लेंगे LCM, 2 निम 18, 2 एकम 2। अब ये होगा 7 से, तो यहाँ पर 7 से 91 को भाग करेंगे तो 13 आएगा और 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, सीधा सीधा भी आप कर सकते हो। ओके, अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिन्हें गुणा करने पर 182 आए, ये वाला। ओके, और प्लस या माइनस करने पर ये वाला 1 आए। एक्स के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ओके, तो चलते हैं LCM पर। 7 दूनी 14 और ये वाला 13। 14 गुणा 13 करते हैं तो 182 आता है और 14 में से 13 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। यही हमें चाहिए, तो हमारे फैक्टर्स हो गए 14 और 13। अब इन्हें हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, 14x 13x। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा x प्लस 14। अब x प्लस 14 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x प्लस 14 ही आना चाहिए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 13। ओके, 13 एकम 13 और 13 को 14 से गुणा करेंगे तो आएगा 182। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इनमें से एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ लिख देंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 हम लिख देंगे बराबर 0। ओके, अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वेट रखेंगे। ठीक है, x प्लस 14 बराबर 0, ये प्लस 14 है, इधर आके माइनस 14, एक x की वैल्यू आ गई -14। ये x माइनस 13 बराबर 0, ये -13 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +13 हो गया, x बराबर 13। ओके, तो अब x बराबर -14 है, यह ऋणात्मक पूर्णांक है तो इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ पर x बराबर 13 हम लेंगे। ठीक है, तो हमने 2 धनात्मक पूर्णांक माने थे क्रमागत, क्या क्या, x और x प्लस 1। तो x हो गया 13 और दूसरा है x प्लस 1, यानी कि x की जगह ये वाला 13 पुट कर देंगे तो ये हो गया 13 प्लस 1 बराबर 14। इस प्रकार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए 13 और 14, ये वाला 13 और ये वाला 14। दिस इज द आंसर। प्रश्न 50, एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसे लिख लेते हैं। n बराबर है 50, क्योंकि कहा है 50 पद हैं तो n हो गया 50। A3 है 12, तीसरा पद जिसे हम लिख सकते हैं A3, वो हमें 12 दिया है, तो 50वां पद है 106। क्योंकि एक AP में टोटल 50 पद हैं और इन्होंने बोला है कि अंतिम पद 106 है, तो 50 पद हैं, इसका मतलब ये ही अंतिम पद है। तो A 50 हो गया 106 तथा A 29वां पद हमें फाइंड करना है। ओके, तो A 50 है 106, A 50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये हो गया समीकरण 1। फिर यहाँ पर तीसरा पद हमें 12 दिया है, यानी कि A3 12, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12,
इसे नाम देंगे समीकरण 2 का। ओके, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा था, ये समीकरण 1 है, इसमें से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। ओके, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदल जाएंगे। तो ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया ए से ए। ओके, यहाँ पर हो गया 49। अब जो पुराने निशान है ना उसको भूल जाना है। 49 माइनस 2 हो गया 47 डी, और 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 94। अब 47 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा, तो 47 एकम 47, 47 दूनी होता है 94, तो D बराबर आ गया 2। ओके, अब D बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो। ये समीकरण 2 है, यहाँ पर D की जगह हम 2 रखेंगे। ओके, तो हमारे पास A आएगा, तो D की जगह 2 रख दिया, 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस, 12 में से 4 गया तो आ गया 8, A बराबर आ गया 8। ओके, अब हमें फाइंड करना है A29। A29 को हम लिख सकते हैं A + 28D। A की जगह 8, D की जगह 2 पुट कर देंगे। 28 दूनी 56, 8 और 56 होता है 64, यानी कि 29वां पद आ गया 64। दिस इज द आंसर। प्रश्न 51, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है वर्ग और ये बारंबारता जिसे FI कहते हैं। ओके, तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले XI। XI का मतलब है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्ग यानी कि 50 से 52 को सबसे पहले प्लस करना होगा। इस प्रकार 50 से 52 इन दोनों को प्लस करके 2 से कर देंगे भाग, तो 50 और 52 होता है 102। 102 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 51। ओके, इस प्रकार सभी मिड वैल्यू यानी कि मध्य कीमत आपको फाइंड कर लेनी है। ओके, अब XI में से हम एक वैल्यू को लेते हैं A, यानी कि माना हुआ माध्यक। ओके, अज्यूम्ड मीन जिसे हम कहते हैं उसे हम यहाँ पर A मानते हैं। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन मैंने 57 लिया है। ओके, अब यहाँ पर दूसरा XI हमें निकालना होता है, उसके लिए सूत्र है XI - A/H। तो XI तो ये हो गया 51, A हो गया 57, H होता है इन दोनों का अंतर। ओके, तो यहाँ पर सभी का अंतर 3 है। 50 से 52 का अंतर 3, 53 से 55 का अंतर 3, जिसे हम H कहेंगे। तो H बराबर है 3। तो XI फाइंड करने के लिए ये वाला XI माइनस A/H यानी कि 3। देखो इस प्रकार से XI पहला है 51 और A है 57 और H है 3। 57 में से 51 को माइनस करेंगे, -6/3। 3 से 6 को कैंसिल किया, -2। फिर देखो ये बदलता जाएगा, XI बदलता जाएगा, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। तो 54 - 7 -3/3। 3 से 3 कैंसिल, आ गया -1। अब यहाँ पर -2 आया है, यहाँ पर -1 आया है, जिसे हम A मानते हैं उसके सामने हमेशा 0 आता है। अब 0 से ऊपर जो वैल्यू माइनस की हैं वो 0 के नीचे प्लस की हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर -1 -2 है, तो यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है FI XI। FI XI होता है FI और XI की मल्टीप्लाई। 15 दूनी 30, 110 एकम 110, 135 को 0 से गुणा करेंगे 0, 115 एकम 115, 25 दूनी 50। यहाँ पर सिग्मा FI XI हमें फाइंड करना है। उसके लिए देखो ये माइनस माइनस की वैल्यूज़ हैं, दोनों प्लस हो जाएंगी, तो कितना आएगा 110 और 30, 140। निशान आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। नीचे दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस हो जाएंगी। 115 + 50 हो गया 165। ओके, तो ये माइनस का आया है ऊपर वाला 140 और नीचे आया है 165, तो माइनस कर देंगे। ठीक है,
165 में से 140 को माइनस किया, आंसर आ गया 25। ओके, और सिग्मा FI है 400। तो माध्य का फॉर्मूला होता है जिसे हम x बार भी कहते हैं, a प्लस सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में h। नाउ पुट द वैल्यूज। a है 57, सिग्मा FI/XI है 25, सिग्मा FI है 400 और h है यहाँ पर 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सीधा कट रहा है, 25 एकम 25 और 25 से 400 को भाग करेंगे तो आएगा 16। ओके, तो ये हो गया 1/16 और ये गुणा में 3। 57 यहाँ गुणा है, 3 एकम 3, ये आ गया 3/16। ओके, तो अब 3/16 आ चुका है, तो 16 से 3 को भाग करना है। ओके, तो यहाँ 16 से हम 3 को भाग कर रहे हैं। यहाँ 16 की टेबल में 3 तो कभी नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर 0 पॉइंट और यहाँ पर 0। 16 एकम 16 माइनस करने पर आया ये 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ पर 0। 16 अट्ठे 128, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और फिर 0। 16 सत्ते 112, 10 में से 2 गया 8, फिर 0। 16 पंजे 80। तो 16 से 3 को भाग किया तो आंसर आया 0.1875, ये रहा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के लिए 57.000 और नीचे 0.1875। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 5781। 7 और 0 7 और ये 5, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, प्रश्न 52, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर दिया है वर्ग ये और ये बारंबारता। इसकी मदद से सबसे पहले हम संचयी आवृत्ति फाइंड करेंगे। ओके, तो संचयी आवृत्ति फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये वाला 5 में प्लस करेंगे 8 तो 13, 13 में 20 प्लस करने पर 33, 33 में 15 प्लस करेंगे 48, 48 में 7 प्लस करेंगे 55, 55 में 5 प्लस करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर n बराबर हो गया 60, क्योंकि यहाँ पर 60 आया है। ओके, तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होता है n/2, यानी कि 60/2। ये हो गया, 2 से कैंसिल करने पर 30 आ गया, तो 30वां अवलोकन आ गया है। ठीक है, 30वां अवलोकन आ गया है, तो 30वें अवलोकन से अधिक का वर्ग। देखो, ये 30वें अवलोकन से बड़ा वर्ग है। यहाँ 30वां अवलोकन आया है, तो 30वें अवलोकन से बड़ा यहाँ पर ये वर्ग है, तो इसके जो सामने वाला है यानी कि 20 से 30, इसे हम कहेंगे माध्यक वर्ग। ओके, फिर L, माध्यक वर्ग में जो ये वैल्यू होती है लोअर लिमिट जिसे हम कहते हैं, वो है यहाँ पर 20। फिर हमें चाहिए h होता है इनका अंतर, तो इनका अंतर है 10, 0 से 10 10, 10 से 20 10, इसी प्रकार सभी का अंतर 10 है, तो h बराबर आ गया 10। फिर f है 20, ये कैसे, जो ये 33 है इसके सामने जो नंबर है इसे हम कहेंगे f, तो ये हो गया 20। और फिर है CF का मतलब 33 से जो पहले है। ठीक है, 33 से जो पहले है, 30वें अवलोकन से अधिक के वर्ग से जो ऊपर है उसे हम कहते हैं CF। ये CF और ये हो गया F, ये L। ओके, और इनका जो अंतर है उसे हम h कहेंगे। तो माध्यक के फॉर्मूले में पुट करने के लिए जो भी वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं वो सब हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं। ओके, तो माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू h। ओके, L है 20, n/2 है 30, CF है 13, F है 20 और h है 10। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर 20 एज इट इज़, 30 में से 13 को माइनस किया 17 और बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2। 2 से 17 को भाग करेंगे आएगा 8.5 और ये वाला 20 यहाँ पर एज इट इज़। अब 20 प्लस 8.5 ये रहा, 20 में 8.5 को हम प्लस कर रहे हैं, तो 0 0 0, 5 और 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए
और ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो आंसर आ गया 28.50। दिस इज द आंसर। प्रश्न 54, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये संयोग का एक खेल है और यहाँ पर ये एक तीर दिखाया गया है, ठीक है। इसको घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। पार्ट 1 में पूछा है कि जब हम इस तीर को घुमाएं तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर 8 पे आके रुकेगा। ओके, तो यहाँ पर कुल परिणाम है 8, ठीक है, क्योंकि देखो काउंटिंग कितनी दी है, हमें 8 तक दी है और यहाँ पर बॉक्सेस भी हमारे पास 8 तक ही हैं। तो कुल परिणाम हो गए 8। अब इसने बोला है कि इस बात की प्रायिकता बताइए कि जब हमने इस तीर को घुमाया और घुमाकर जब वो रुक गया तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह तीर आकर 8 पर रुकेगा। 8 की बात हो रही है तो एक ही नंबर हुआ ना। 8 को इंगित करने की प्रायिकता, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम, यहाँ पे जो काउंटिंग दी गई है उसमें एक बारी ही 8 है, इसलिए अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम है 8, ठीक है। तो 1/8 इसका आ गया आंसर। पार्ट 2 में पूछा है विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता। तो विषम संख्याएं कौन सी हैं यहाँ पर, 1 3 5 7, ठीक है। जो हमें 1 से लेके 8 तक नंबर दिए हैं इनमें विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7। तो ये संख्याएं कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गई। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4 तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, कुल परिणाम है 8। ओके, तो यहाँ पर 8, 4 से 8 को किया कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। पार्ट 4 में दिया है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो यहाँ पर 9 से छोटी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई, 8। 9 से छोटी, ये सभी संख्याएं 9 से छोटी ही हैं। तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो गए 8 और कुल परिणाम भी हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, 8 से 8 को किया कैंसिल, आंसर आ गया 1। पार्ट 2 में हमें कहा है एक सम संख्या को इंगित करेगा। ओके, तो यहाँ पर सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, टोटल 4 सम संख्याएं हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4 तो ऊपर 4 आ जाएगा और कुल परिणाम है 8। ओके, 4 से 8 को कैंसिल किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया 1/2। प्रश्न 54, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर की संख्या का योग 2 हो। ओके, तो यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, तो जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो परिणाम आते हैं 6 × 6 यानी कि टोटल 36। ओके, कुल परिणाम कहेंगे यहाँ पर 36। ये हमारे पास 36 रिजल्ट हैं। ओके, तो इन्होंने बोला है कि जब एक पासे को 2 बारी फेंक रहे हैं तो जो संख्याओं का योग है वो 2 कितनी बारी आएगा इन 36 परिणामों में। तो हमारा आंसर ये है, ठीक है। एक पासे को 2 बारी फेंका तो जब 2 योग हो दोनों अंकों का वो है 1 और 1। ओके, तो यहाँ पर कुल परिणाम है 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ संख्या का योग 2 हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है यहाँ पर ये वाला 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे और कुल परिणाम है 36, तो आंसर आ गया 1/36। पार्ट 2 में पूछा है संख्या का योग 6 हो। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 36 रिजल्ट हैं, 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो ऐसे कुल 5 रिजल्ट हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 रिजल्ट हैं जहाँ पर संख्या का योग 6 है, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 6 हो, इसके लिए सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 36। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में पूछा है योग 11 हो। ओके, तो 11 योग कहाँ पर हो रहा है? देखो 5 और 6 11, 6 और 5 11। ओके, तो 1 और 1 2 रिजल्ट हैं जहाँ पर संख्याओं का योग 11 बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 11 हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 2, तो 2/36। 2 से 36 को कैंसिल किया, 2 एकम 2 और नीचे आएगा 18, तो आंसर आ गया 1/18। पार्ट 4 में कहा है 12 या 12 से कम हो। ओके, तो 12 या 12 से कम हो, सभी रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें संख्याओं का योग 12 से कम है। ओके, सभी ऑल, और एक रिजल्ट ऐसा है जिसमें 6 और 6 12 हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सभी रिजल्ट यानी कि 36 के 36 रिजल्ट ऐसे हैं जिनका योग 12 या 12 से कम है। तो प्रोबेबिलिटी 12 या 12 से कम हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 36 और कुल परिणाम भी है 36। 36 से 36 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1।